हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं यानी कक्षा 9वीं, इसका पाठ 14 दिव्य, इस पाठ का स्वाध्याय। तो चलो देखते हैं दिव्य पाठ का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण करा। यानी ये जो आकृति दी है ये पूरी करना है हमें। कथेतील दोन मुख्य पात्र, कथा में दो मुख्य पात्र कौन से हैं वो हमें उत्तर में लिखना है। तो इसका उत्तर है, एक पात्र है आलोक और दूसरा पात्र है हुआनचेंग। प्रश्न दूसरा है तुलना करा, यानी तुलना करना है हुआनचेंग और आलोक इन दोनों में। तो देखते हैं उत्तर। उत्तर है हुआनचेंग गर्विष्ठ था और आलोक निगर्वी था, यानी उसको किसी भी प्रकार का गर्व नहीं था। हुआनचेंग व्रात्य हुड़ यानी शरारती था, बदमाशी करने वाला था, लेकिन आलोक बुद्धिमान था। हुआनचेंग त्रास देनारा यानी परेशान करने वाला था और आलोक निडर यानी न डरने वाला था। हुआनचेंग मोरक्या यानी मुखिया, अध्यक्ष था, चेयरमैन था उसकी समिति का, और आलोक एक शालेय विद्यार्थी था। तो ये हो गया प्रश्न दूसरे का उत्तर। प्रश्न तीसरा है चौकट पूर्ण करा। ये चौकट जो है ये पूरी करना है हमें। इसमें प्रश्न दिया है, सिंगापूरच्या शाळेतील प्रथा, यानी सिंगापुर के स्कूल में जो प्रथाएं थी वो हमें इसमें लिखना है। देखते हैं उत्तर। उत्तर है नवीन विद्यार्थ्यांची खोड काढणे। खोड काढणाऱ्यांतर्फे एक समिती स्थापन केली होती। इसका दूसरा हुआनचेंग और तीसरा आम्ही निष्कारण शिक्षा करीत नाही। तो उत्तर में हिंदी में बताते हैं, नए विद्यार्थी जब भी आते थे उनको परेशान करना, और परेशान करनारे जो लोग हैं उनकी एक समिति स्थापन की गई थी और उसका अध्यक्ष हुआनचेंग था, और उस समिति का वादा था कि वो निष्कारण यानी किसी भी कारण के बिना किसी को शिक्षा यानी पनिशमेंट नहीं करते थे। तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, चेंग याने आलोकला करायला सांगितलेल्या 3 गोष्टी कोणत्या। हिंदी में अर्थ, चेंग ने आलोक को जो 3 बातें करने के लिए लगाई थी वो कौन सी है वो हमें उत्तर में लिखना है। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, चेंग याने आलोकला करायला सांगितलेल्या 3 गोष्टी, यानी कि चेंग ने आलोक को करने के लिए बताई हुई 3 बातें। नंबर 1, जाजमाच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता सफरचंद काढून देने। इसका हिंदी में अर्थ कि जो जाजम था, गालीचा था, उसका जो ऊपर का लाल पृष्ठभाग था उसको स्पर्श न करते हुए उस मध्य भाग में, उस गालीचे के मध्य भाग में जो एप्पल रखा था, सफरचंद रखा था, उसको निकाल के चेंग को देना। दूसरा, अंगावरचा कोट न उतरवता त्या खालचे जैकेट काढून देने। हिंदी में अर्थ कि जो कोट उसको पहनाया गया था, उसके अंदर जैकेट पहनाया हुआ था आलोक को, तो आलोक को उस जैकेट को, कोट को जैसे के वैसे ही रखना था, उसको उतारना नहीं था, लेकिन अंदर का जैकेट उतार के उसको चेंग को देना था। तीसरा, पोस्ट कार्डाला भोक पाडून त्यातून उभ्याने जाने। हिंदी में अर्थ, जो पोस्ट कार्ड होता है उसको छेदा गिरा के उसमें से खड़े खड़े निकलना, ये तीसरा था। अगला प्रश्न, प्रश्न 5वां है, आलोकने कौशल्याने आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृती कोणत्या। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ, आलोक ने अपने कौशल से और बुद्धिमत्ता से कौन सी कृति करके दिखाई। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, जाजम वरून लाल असले तरी ते खालून काळे होते हे आलोकने चाणाक्षपणे हेरले। त्याने जाजमाच्या खाली बोटे सारली व त्याचे भेंडोळे करीत मध्यभागी असलेले सफरचंद चेंगला दिले। यानी कि जो गालीचा था वो ऊपर से लाल रंग का उसका पृष्ठभाग था, लेकिन उसका सफरचंद उसको देना था। तो आलोक ने वो नीचे वाला जो उसका पृष्ठभाग था, काले कलर का था, वो चाणाक्षता से बारकाई से देखा और उसके गालीचे के नीचे के भाग में उंगलियां डाल के उसका गोल गोल राउंड करते हुए
बीचों बीच जो सफरचंद यानी एप्पल रखा था वो चेंग को दिया। दुसरा, कोट व जॅकेट यांना बटणे नव्हती हे आलोकने हेरले. त्याने कोटाच्या दोन्हीकडच्या बाजू जॅकेटाच्या हाताच्या भोकात खुपसल्या व जॅकेट बाहेर काढले. हिंदी में अर्थ, कोट और जैकेट इन दोनों को ही बटन्स नहीं थे. आलोक ने इसको बारकाई से देखा और उसने कोट के जो दोनों बाजुएं थे उन बाजुओं को जैकेट के हाथ के जो छेदे थे उसमें डाला और जैकेट को बाहर निकाला. तीसरा, आलोकने कात्रीने पोस्टकार्ड अशा कौशल्याने कातरले की त्याचे एका तंतूसारख्या नाजूक पण आकाराने मोठ्या बांगडीत रूपांतर केले व त्यातून सहज आरपार गेला. हिंदी में अर्थ, आलोक ने कैंची से पोस्ट कार्ड को इस खूबी से, इस कौशल से काटा कि उसका एक धागे जैसा, एक बैंगल, नाजुक बैंगल जैसा, धागे के बैंगल जैसा लेकिन आकार से बड़ा, इस प्रकार के बैंगल में रूपांतर किया और उसमें से वो सहजता से आर पार निकल गया. ये हो गया इसका उत्तर. नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6. स्वमत, अपना मत लिखना है. इसमें पहला, आलोक मधील तार्किक बुद्धि दिसणारा प्रसंग सांगा. यानी आलोक में जो तर्कसंगत बुद्धि थी वो कहाँ कैसे दिखती है वो प्रसंग हमें बताना है. तो हम देखते हैं उत्तर. आलोक मधील तार्किक बुद्धि दिसणारा प्रसंग. उत्तर, चेंगच्या सहकाऱ्यांनी आलोकला आत आणले. दिव्याला सामोरे जाण्यापूर्वी आलोकने चाणाक्षपणे संवाद सुरू केला. न डगमगता त्याने प्रश्नोत्तरे सुरू ठेवली. त्या प्रश्नोत्तरांतून त्याची चौकस बुद्धी दिसून येते. त्यापैकी एका म्हणण्यात त्याच्या तार्किक बुद्धीच्या तीव्रतेचा अंदाज येतो. आलोकने चेंगला विचारले की ज्या गोष्टी तुम्ही मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कोटीतील असाव्यात. अशक्य कोटीतील असतील तर तुम्ही फक्त नाहक शिक्षा करायला मला आणलेत असे मी समजेन. आलोकच्या तीव्र तार्किक बुद्धीचा हा प्रसंग आहे. हिंदी में समझाते हैं. चेंग के जो सहकारी थे उन सहकारियों ने आलोक को अंदर ले आए उस हॉल में जहाँ चेंग बैठा था और दिव्य जो उनको परीक्षा दी थी उसको पास करने के लिए, उस परीक्षा में बैठने के लिए आलोक के साथ चाणाक्षता से संवाद शुरू किया. न डगमगते हुए यानी न डरते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर आलोक देता रहा और इस प्रश्नोत्तर से उसकी चौकस बुद्धि, चौकस यानी चिकित्सक बुद्धि, पूछताछ करने की बुद्धि जो है दिखाई देती है. वो ऐसे बैठे नहीं रहा है, उनके प्रश्नों को उत्तर देता रहा. बल्कि उनकी समिति का नियम था कि उत्तर नहीं देने हैं फालतू, लेकिन ये फिर भी न डरते हुए उनके प्रश्नों को उत्तर देता रहा. त्यापैकी एका म्हणण्यात त्याच्या तार्किक बुद्धीच्या तीव्रतेचा अंदाज येतो. उसमें से उसने जो एक उत्तर दिया, उसका जो एक कहना था उसमें उसकी तार्किक बुद्धि, तर्कशुद्ध बुद्धि का अंदाजा हम ले सकते हैं. कौन सी है वो बात हम देखते हैं. आलोक ने चेंगला विचारले की, आलोक ने चेंग को पूछा, ये वो बात है. आलोक ने चेंग को पूछा कि जो बातें आप मुझे करने के लिए बताएंगे अगर वो शक्य यानी पॉसिबल होंगी तो ठीक ही है, लेकिन इम्पॉसिबल होगी तो आप मुझे जो भी मतलब टास्क दे रहे हैं, जो भी बात करने के लिए बता रहे हैं, तो इसके पहले भी कोई नहीं कर पाया ये आपको मालूम है, तो उसको करने के लिए मुझे आप लगाएंगे तो मैं ऐसे समझूंगा कि आपने नाहक यानी बिना मतलब मुझे पनिशमेंट करने के लिए ही यहाँ बुलाया है. आलोकच्या तीव्र तार्किक बुद्धीचा हा प्रसंग आहे. इसी से आलोक की जो तीव्र तार्किक बुद्धिमत्ता है वो दिखाई देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा, हुशार मुलांमध्येही हूडपणा असतो हे कथेच्या आधारे लिहा. इसका हिंदी में अर्थ कि होशियार बच्चे जो होते हैं उनमें भी बदमाशी वाला गुण रहता है, और क्या बोलते शरारती गुण रहता है. इस कथा के आधार से आप बताइए. उत्तर देखते हैं. देखिए उत्तर. विशेष शाळेमध्ये दाखल झालेले सर्व प्रशिक्षणार्थी हे बुद्धिमान होते. सिंगापूरच्या शाळेत आलोक दाखल झाला. आधीच्या वर्गातील हुशार मुले नेहमी नवीन आलेल्या विद्यार्थ्यांना दिव्य करायला लावायचे. ही त्या शाळेतील पद्धतच होती.
त्यासाठी सिनियर विद्यार्थ्यांची कमिटीच होती. हुआन चेंग हा या कमिटीचा म्होरक्या होता, कारण त्रास देण्याचे वेगवेगळे प्रकार त्याला माहीत होते. त्याच्या सुपीक डोक्यातून अशा भन्नाट कल्पना निघायच्या. हुआन चेंग हाही बुद्धिमानच होता. त्याची बुद्धी असल्या हूडपणातही कामी यायची. म्हणून हुशार मुलांमध्येही हूडपणा असतो असे विधान कथेत आले आहे. प्रश्न क्या है कि होशियार बच्चे जो होते हैं जनरली ऐसे देखा जाता है कि वो गंभीर रहते हैं, लेकिन नहीं, इस पार्ट में बताया गया कि जो होशियार बच्चे रहते हैं उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें हूडपना रहता है, शरारती गुण रहता है. तो इस कथा के आधार से हमें बताना है कि वो कैसे. तो उत्तर में हिंदी में बताते हैं आपको कि ये जो विशेष स्कूल था कि यहाँ पे जो प्रशिक्षणार्थी आते थे वो बुद्धिमान रहते थे, और सिंगापुर के स्कूल में आलोक को इस बुद्धिमान बच्चों के स्कूल में दाखिला मिला था. और पहले से ही इस वर्ग में, इस क्लास में होशियार बच्चे थे, वो सीनियर्स थे सेकेंड ईयर के. तो इस क्लास के जो होशियार बच्चे हैं वो क्या करते थे, सीनियर्स, नया जो भी विद्यार्थी आता था उनको दिव्य करने के लिए बोलते थे, उनकी एक परीक्षा लेते थे, उनकी अग्नि परीक्षा लेते थे. तो ये उस स्कूल की एक पद्धति थी, रिवाज था. और इसके लिए सीनियर लोगों ने क्या किया था, एक कमेटी स्थापित की थी, और हुआन चेंग इस कमेटी का चेयरमैन था. और क्यों चेयरमैन था, कारण कि हुआन चेंग के पास जो परेशान करने वाले अलग अलग प्रकार हैं इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते थे, और उसके सुपर माइंड से इस प्रकार के जो परेशान करने वाली कल्पनाएं निकलती थी. तो इसलिए उसको चेयरमैन बनाया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर्स को परेशान करे, नए विद्यार्थी को. हुआन चेंग हाई बुद्धिमानच होता. तो ऐसे नहीं है कि ये गुण उसके पास है, मतलब परेशान करने वाले विचार उसके दिमाग में है तो होशियार नहीं था, लेकिन ये भी होशियार ही था, हुआन चेंग भी. और उसकी बुद्धि लेकिन किस में चलती थी, हूडपना, शरारत करने में उसकी बुद्धि चलती थी. इसीलिए कहा गया कि होशियार बच्चों में भी शरारती गुण होता है, और इस कथा से ये स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण का भाषाभ्यास. भाषाभ्यास में हमें देखना है अनुस्वार लेखना बाबतचे नियम. अनुस्वार यानी बिंदी, बिंदी के देने के जो नियम है मराठी में वो हमें यहाँ बताए गए हैं. थोड़ा देखते हैं. खालील शब्द वाचा यानी नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो. तो हम पढ़ते हैं. रंग, पंकज, पंचमी, पंडित, अंबुज हे शब्द तत्सम आहेत. अब यहाँ शब्द आया है तत्सम. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि तत्सम ये क्या है. तो तत्सम शब्द उसको बोलते हैं मराठी में, क्योंकि मराठी संस्कृत से बनी हुई है, और संस्कृत से कुछ शब्द जो है जैसे के वैसे कोई भी उसमें चेंज न होते हुए मराठी में आए हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द. तो ये जो अभी हमने पढ़े हैं, रंग, पंकज, पंचमी, पंडित, अंबुज, इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत के जैसे के वैसे शब्द मराठी में आए हैं. हे आपण पर सवर्णाने सुद्धा लिहू शकतो, लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये जो शब्द है अभी हमने पढ़े, ये जैसे के वैसे आए हैं, तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम और दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं. उसको बोलते हैं पर सवर्ण प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं. म्हणजे अनुस्वारानंतर येणाऱ्या अक्षराच्या वर्गातील अनुनासिक वापरून लिहू शकतो. इसका मतलब ये है कि जैसे रंग, रंग में क्या आया है, र आया है, ग आया है, और बीच में अनुस्वार आया है, लेकिन ये अनुस्वार वाला कोई और शब्द है. इस प्रकार से हम जब लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं पर सवर्ण पद्धत से लिखना. जैसे कि इस प्रकार से हम रंग को लिखते हैं, र आया, ग आया, लेकिन बीच में आया है न, तो यह न का क्या बन गया, यहाँ बिंदी बन गया. उसी प्रकार से पंकज में प आया है, क ज आया है, लेकिन क के और प के बीच में न आया है, तो यही न को हम यहाँ क्या देते हैं, बिंदी देते हैं. पंचमी में भी ऐसा प और च के बीच में य आया है, और उसकी हमने यहाँ बिंदी बनाई है. पंडित में भी इसी प्रकार से आया है, प और डी के बीच में न आया है, बड़ा नो, बाण न वाला, तो इसको भी हमने बिंदी के रूप में यहाँ लिखा है पंडित. और अंबुज में भी इसी प्रकार का आया है, अ और बु के बीच में म आया है, तो उसकी यहाँ बिंदी बन गई है.
तो इसको बोलते हैं पर सवर्ण प्रकार से लिखना। किसको? जैसे कि ये शब्द लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं पर सवर्ण प्रकार से लिखना, और इनको बोलते हैं तत्सम शब्द। समझ में आया ना? आगे चलते हैं। विशेषतः जुने साहित्य वाचले तर असे लेखन दिसते। अब हमें ये वाले जो शब्द हैं पर सवर्ण से, ये अभी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये लिखने में भी और बोलने में भी थोड़ा सा कठिन लगते हैं। लेकिन ये पुराना साहित्य, यहाँ बताया गया है कि पुराना जुने साहित्य हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार का लेखन किया हुआ दिखता है पुराने लोगों ने। परंतु आजकाल अशी पर सवर्णाने लिहिण्याची पद्धत जुनी झाली आहे। बोल रहे हैं कि लेकिन परंतु आज इस प्रकार की पर सवर्ण से लिखने की पद्धति जुनी हो गई, पुरानी हो गई है। त्याऐवजी अनुस्वारच वापरले जातात, लेकिन इसके बदले में क्या यूज किया जाता है? अनुस्वार, ये बिंदी यूज की जाती है। खालील शब्द बघा कसे लिहितात। अब खालील यानी नीचे दिए हुए शब्द देखो कैसे लिखते हैं। निबंध, आंबा, खंत, संप, दंगा, हे शब्द बघायला विचित्र वाटतात ना। ये शब्द अभी हमने पढ़े हैं, थोड़ा विचित्र लगते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं, इसको बिंदी दे के लिखते हैं, है ना। कारण है तत्सम नहीं, और इसका कारण क्या है? इसको बिंदी दे के ही हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये तत्सम नहीं है, ये तत्सम है। इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पर सवर्ण से, लेकिन ये जो शब्द है इनको बिंदी नहीं है, फिर भी हम इनको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, पर सवर्ण के प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। पर सवर्ण लिहिण्याची पद्धत फक्त तत्सम शब्दांपुरती मर्यादित आहे, कि पर सवर्ण प्रकार से लिखने वाली पद्धत जो है केवल जो संस्कृत से जैसे के वैसे शब्द आए, तत्सम शब्द है, उनके ही लिए मर्यादित है, लिमिटेड है। लेकिन ये संस्कृत से तत्सम शब्द आए हुए नहीं है, इसको हम मराठी में अलग से लिख सकते हैं, तो इनके लिए ये नियम लागू नहीं है। संस्कृत नसलेले मराठी शब्द शीर्ष बिंदू देऊनच लिहावेत। तो इस प्रकार के जो संस्कृत में नहीं है ये शब्द जो है, इसको हम पर सवर्ण प्रकार से इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो इसको हम शीर्ष बिंदु यानी बिंदी दे के ही लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं दिखाती हूँ मैं आपको लिख के। निबंध, ये लिखा है निबंध, इस प्रकार से लिखेंगे। आंबा, आंबा, खंत, खंत, संप, संप, दंगा, दंगा। तो ये शब्द हमें किस प्रकार से लिखने हैं? ऐसे नहीं लिखने, ये गलत है। ये शब्द हमें इस प्रकार से लिखने हैं, यही इसमें बताया गया है कि इन शब्दों के लिए ये वाला नियम लागू नहीं है, ये वाला नियम, ये ऐसे ही हमें लिखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं मराठीत स्पष्टोच्चारित अनुनासिकांबद्दल शीर्षबिंदू द्यावा, कि मराठी में जिसका स्पष्टोच्चारित अनुनासिक है उनके लिए हम शीर्ष बिंदु यानी अनुस्वार ही देंगे। खालील शब्द वाचा, यानी नीचे दिए गए शब्द पढ़ो। पढ़ते हैं। सिंह, संयम, मांस, संहार, या शब्दांचा उच्चार खरे तर खूप वेगळा आहे ना। कह रहे हैं कि इन शब्दों का उच्चार देखेंगे तो बहुत अलग सा है। या शब्दांचे सिंह, संयम, मांस, संहार उच्चार असे होत असले तरी लिहिताना हे शब्द तसे लिहू नयेत। इन शब्दों का उच्चार हम कैसे करेंगे? जैसे कि सिंह, सी पे सी के ऊपर बिंदी दे के लिखा है, लेकिन यहाँ हो लगाया, वह लगाया। संयम में य को य लगाया, मांस में वह लगाया, संहार में वह लगाया। तो इस प्रकार से उच्चार इस प्रकार से होता है ना। लेकिन हमें ये शब्दों में व, य, व ये नहीं लगाना है, हमें बिंदी ही देना है, ये इसमें बताया गया है। अगला देखते हैं। य, र, ल, व, श, स, ह यांच्यापूर्वी कौन से शब्द बताए, वर्ण बताए? देखो, य, र, ल, व, श, स, ह, ये यांच्यापूर्वी येणाऱ्या अनुस्वारांबद्दल केवळ शीर्षबिंदू द्यावा। यांच्यापूर्वी यानी इसके पूर्व जो भी अनुस्वार आते हैं उनके लिए केवल शीर्ष बिंदु ही देना, अनुस्वार ही देना है, उनको इस प्रकार से नहीं लिखना है ना। तो नीचे देखो, पर सवर्णाने लिया। अब ये शब्द जो है पर सवर्णाने लिखने, क्योंकि इसमें बिंदी दी है तो ये अनुस्वार लगा के लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम चेंज करके क्या लिखना है? पर सवर्ण में लिखने हैं।
इस प्रकार से। तो देखो लिखते हैं, पर सवर्णा ने लिया। घंटा, ये शब्द ऐसा लिखा है तो पर सवर्ण से ऐसे लिखेंगे घंटा। मंदिर, मंदिर को पर सवर्ण से मंदिर ऐसे लिखेंगे। चंपा को चंपा ऐसे लिखेंगे। चंचल को चंचल ऐसे लिखेंगे और मंगल को मंगल ऐसे लिखेंगे। देखो बच्चों, ये ड जैसा शब्द यहाँ न आया है क्योंकि ये मेरे जो कीपैड में नहीं है। इस प्रकार से जो न बनता है ना, यहाँ एक बीच में बिंदी आती है, इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा। लेकिन आपको न लिखना है, ड के आगे यहाँ बिंदी आएगी और उसका पैर लंगड़ाएगा इस प्रकार से। कीपैड में नहीं था इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से लिख के दिखाया है। ठीक है, तो पर सवर्ण से इस प्रकार से लिखे जाते हैं और अनुस्वार देकर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब अगला है इसका अनुस्वार वापरून लिहा। इधर वाले जो शब्द है हमें अनुस्वार देके लिखना है, बिंदी देके लिखना है। जैसे कि दिया है जंगल, चेंडू, संच, गोंधड़, बम्ब, तो हम लिखते हैं इसको अनुस्वार देकर। ये देखो, जंगल अनुस्वार देकर इस प्रकार से लिखा जाता है। चेंडू, संच, गोंधड़ और बम्ब इस प्रकार से अनुस्वार देकर लिखा जाता है। तो बच्चों, अब आपको कभी भी प्रश्न में आएगा कि पर सवर्ण से लिखो, तो इस प्रकार से आपको लिखते बनना चाहिए। अगर आपको पर सवर्ण में ये शब्द दिए हैं तो उसको इस प्रकार से बिंदी देके भी आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ये सब पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा ये आशा करती हूँ। और ये पाठ का स्वाध्याय जो है यहाँ ख़त्म हो गया है। और आपको जो भी इसमें मतलब प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।